के हैं या जुड़ने वाले हैं। प्रोफेसर रविकांत जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। संजय सिंह की बात अभी आप सुन रहे थे, सर्वदलीय बैठक हुई और विदेश मंत्री ने सदन में अपनी बात भी रखी और हालात जो हैं बांग्लादेश के, लेकिन उससे भारत को सतर्क सावधान रहने की कितनी जरूरत है और क्यों? निश्चित रूप से, क्योंकि चाइना और जिस तरह से पूरे भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, उसने नेपाल में अपना बेस बना लिया है। इधर आपका पाकिस्तान के साथ तो उसके जो ताल्लुक हैं वो सब जानते हैं। पिछली बार श्रीलंका में जो घटनाक्रम हुआ था उसमें भी माना जाता है कि चाइना वहां बैठ गया है। बांग्लादेश एक बचा हुआ था। अगर बांग्लादेश में भी चाइना अपना फायदा देख रहा है और भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो निश्चित रूप से एक ये सार्क देश का है या दक्षिण जो एशियाई देश हैं, उनके भीतर की जो आंतरिक कशमकश है और जो चुनौतियां हैं भारत के सामने, उसको लेकर के चाइना की मजबूती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो विदेश मंत्रालय निश्चित रूप से उस पर नजर बनाए हुए होगा। ये तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति है। लेकिन जो आपने बिल्कुल शुरू में कहा था कि वहां पर जो तख्ता पलट हुआ है और छात्रों का जो बड़ा आंदोलन है, उसमें कुछ सांप्रदायिक तत्व भी सक्रिय हो गए। कुछ मंदिरों को भी निशाना बनाया गया है, लेकिन जो भारत में लोग बैठे हुए हैं, जो सांप्रदायिकता पर रोटियां सेकते हैं, जिनके आका उन्हें एक्टिवेट करते हैं, उन लोगों ने भी यहां भ्रामक खबरें चलाई हैं। वहां के एक क्रिकेटर के घर जलाए जाने को हिंदू क्रिकेटर से जोड़ करके लगातार कल पूरा अफवाहें चलाई गई हैं, और जो कहीं ना कहीं इस देश में अशांति को बढ़ावा दे सकती हैं। सरकार उसको लेकर के कितनी चिंतित है या क्या उसकी तैयारी है, ये नहीं मालूम है कि ऐसे लोगों पर क्यों नहीं लगाम लगाई जाती जो इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं। और कहीं अगर किसी और से इस तरह की गलती हो जाए, भ्रामक खबर तो छोड़ दीजिए, तो उन लोगों के साथ क्या ट्रीटमेंट होता है सरकार का, तो ये भी सावधानी रखनी होगी भारत को अपनी आंतरिक राजनीति को लेकर के। हाँ, ये बात अलग है कि कहीं आपदा में अवसर अगर देखा जा रहा हो तो अलग मसला है। तीसरा, जो पश्चिम बंगाल है, उस पश्चिम बंगाल के सामने चुनौती है। लेकिन एक चीज की तारीफ करनी होगी राजीव जी, इस देश में आंतरिक मतभेद कितने भी हो, और सबसे ज्यादा तारीफ करनी होगी इस समय विपक्ष की, कि विपक्ष ने एक भी सवाल नहीं उठाया, कोई राजनीति नहीं की, बल्कि राहुल गांधी ने जानना चाहा कि क्या कोई इस तरह की चीज है कि विदेशी ताकतों का हाथ है क्या, लेकिन कतई राजनीति विपक्ष ने नहीं की। और आपको ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस समय विपक्ष में होती कि क्या उसका भी यही रुख होता। मुझे लगता है कि नहीं होता, क्योंकि बीजेपी को ये कभी भी चिंता नहीं होती कि इससे कोई दिक्कत होगी। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी के दौर की बात थोड़ा सा अलग है, लेकिन इस समय की राजनीति में ये नहीं है। विपक्ष की सबसे ज्यादा तारीफ इसलिए मैंने कहा करनी होगी कि वो बिल्कुल खामोश और केवल सरकार से जानकारी लेना चाहता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ममता बनर्जी ने कहा कि हम बैठे हुए हैं और हमें जो भी निर्देश मिलेगा हम उसका पालन करेंगे। यानी कहीं कोई भी उत्तेजक कोई खबर नहीं, कोई उत्तेजक चर्चा नहीं। तो विपक्ष इस समय बहुत तारीफ के काबिल है। लेकिन यह भी सुनने में आ रहा है कि अगर बांग्लादेश के भीतर ये स्थितियां और बिगड़ती हैं तो वहां से लोग भारत की तरफ मूव कर सकते हैं। वो अफवाहें तो शायद 1 करोड़ तक की हैं, लेकिन ये तो सरकार ही बता सकती है कि क्या परिस्थितियां बन सकती हैं। मान लीजिए कि कुछ लोग अगर भारत की तरफ आते हैं तो क्या होगा, कैसे भारत इस आने वालों से कैसे निपटेगी, क्या उनका इंतजाम करेगी और इसको कैसे वो डील करेगी, ये समझने की भी जरूरत है। और इसकी चुनौती सरकार के सामने बनी हुई है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के तारीख में बांग्लादेश की वजह से भारत में भी उथल पुथल है, और ये उथल पुथल सबसे ज्यादा वहां का जो सैन्य शासन है उसकी वजह से भी हो सकती है कि अगर कहीं सैन्य शासन ही स्थापित हो गया तो क्या होगा, लोकतंत्र अगर वहां खत्म होता है तो क्या होगा, तो भारत के सामने क्या परिस्थिति होगी।
ये तमाम दुश्चिंताएं हमारे देश के सामने हैं और इसे सरकार कैसे मुकाबला करेगी इसका, ये हम लोग देखेंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बड़ा चिंताजनक है। हाँ, ये जरूर है कि भारत के लोगों ने कुछ तत्वों को अगर हम छोड़ दें तो बहुत धैर्य के साथ इस पूरे घटनाक्रम को देखा है और कहीं कोई किसी तरह की उत्तेजना नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अब जो आने वाला वक्त है भारत में वो और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि श्रीलंका को देख चुके हैं जिस तरह की आर्थिक परिस्थिति है भारत की, जो यहाँ पर कर्ज बढ़ा हुआ है, महंगाई बढ़ रही है, श्रीलंका में जो हालात हुए और बांग्लादेश में भी बहुत कुछ इसका कारण था, महंगाई का, गरीबी का, बेरोजगारी का। तो ये भी एक परिस्थिति भारत की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि अगर कहीं ऐसा कुछ होता है तो कोई ऐसा आंदोलन भी भारत में खड़ा हो सकता है। इसको लेकर के सरकार को चिंतित होना चाहिए और महंगाई और बेरोजगारी पर लगाम लगानी चाहिए। जी राज जी, ये जो मीडिया पिछले 10-11 साल से काम कर रहा है, अब हम उससे उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो अपना टोन बदलेगा। और सच तो ये है कि उसे सुबह प्रोजेक्ट मिलता है कि किन मुद्दों पर चर्चा करवानी, जो सत्ता है उसे किस मुद्दे पर बहस हो इससे फायदा होगा, ये वो चाहती है। तो मैंने कहा ना कि मोदी जी तो आपदा में अवसर तलाशने के माहिर हैं, तो बांग्लादेश में जो भी हो रहा है उसका कैसे फायदा उनको होगा, व्यक्तिगत रूप से उस पार्टी को, वो इसको देख रहे हैं। देश से उनको कोई मतलब नहीं है। देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर खाई और चौड़ी हो जाए, नफरत पैदा हो, इसकी चिंता ना उन्होंने पहले की है और ना ही वो करने वाले हैं। अगर इसको लेकर के हम चिंतित होते हैं तो ये मुझे लगता है कि फिर बहुत इस तरह की उम्मीद करना बेमानी है। जो लोग ये कह रहे हैं कि साहब हिंदू संस्कृति है इसलिए बचे हुए हैं, इन्हें पूछना चाहिए उन दलितों से कि हिंदू संस्कृति कितनी डेमोक्रेटिक है। उन महिलाओं से पूछना चाहिए कि हिंदू संस्कृति कितनी सहिष्णु है। जिस हिंदू संस्कृति का आधार ही मनुस्मृति रहा हो, उसने क्या क्या किया है। हजारों साल तक शूद्रों दलितों के साथ जो प्रताड़ना हुई है इस देश में, वो आज कह रहे हैं कि हिंदू संस्कृति बहुत डेमोक्रेटिक होती है। तो वो खैर एक अलग मसला है और उनको हिंदू संस्कृति और सावरकर वाली कि उसको मुसलमानों के खिलाफ खड़े करना, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। और ये पूरे दुनिया में एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है, वो ये भारत का नहीं है। अमेरिका में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, अभी इंग्लैंड में क्या हुआ, चारों तरफ से। और लादेन को पैदा करने वाला कौन था, ये क्या मालूम नहीं है लोगों को। अफगानिस्तान के ये जो हालात बने हैं वो हालात पैदा किसने किए, उसमें अमेरिका का क्या रोल है, ये भी सबको पता है। ज्यादातर लोग इस बात को समझते हैं। तो विदेशी शक्तियों का क्या इंटरेस्ट है और किसी समाज का दानवीकरण करके, वो पूरे हंटिंगटन की थ्योरी है, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। तो यहां तो पूरा संस्कृतियों का द्वंद्व और संघर्ष चल रहा है, जिसमें पूरे तरीके से जो इस्लाम है, जो मुसलमान है, उनको हाशिए पर खड़ा कर देना है, उनको किनारे पर लगा देना है। इसी का ये पूरा हिस्सा है जो वहां से निकलते निकलते और यहां तक आए। दरअसल जो पूरे देश में राजनीति हो रही है, और आपने वो ठीक इशारा किया था कि मोदी जी के दोस्तों का क्या होगा। शेख हसीना के साथ तो अडानी साहब का भी हुआ था करार, अब उस करार का क्या होगा। तो बेचारे नुकसान तो अडानी साहब को भी होगा, लेकिन मोदी जी के लिए पहले अपनी चिंता है कि इस बहाने ही अगर हम हिंदुत्व की राजनीति को फिर से पटरी पर ले आए, जो नफरत, जो घृणा और जो हिंसा नहीं हो पा रही है, तमाम, चाहे आप कर लीजिए इधर कांवड़ यात्रा में पता लगा वो उल्टा पड़ने लगा। आप मुसलमानों के खिलाफ उनको खड़ा करना चाहते थे, वो थानों में घुसने लगे, पुलिस की गाड़ियां तोड़ने लगे, ये भी उल्टा पड़ गया। दरअसल जब आप इस तरह के जॉम्बी ग्रुप पैदा करते हैं, इस तरह के नफरती ग्रुप पैदा करते हैं, या मैं एक मिथ का सहारा लेकर के कहूं कि जब आप भस्मासुर पैदा करते हैं तो भस्मासुर फिर खुद आका के ऊपर ही आकर के करने लगते हैं। ये इस बात को शायद नहीं समझ रहे हैं कि ये जो सोच है
नफरत और हिंसा की, इसको आप कहां तक लेकर के जाएंगे? देश बनता है प्रेम, सहिष्णुता, सौहार्द से। आपका डेवलपमेंट को लेकर के क्या नजरिया है? और ये जो मीडिया है पूरा, वो केवल अपना डेवलपमेंट देखता है कि उसको कितना बड़ा पैकेज मिल रहा है, व्यक्तिगत तौर पर उसके कितने काम हो रहे हैं। मोदी जी ने एक इंटरव्यू दे दिया है, लाहालोट है पूरा। एक एक एंकर, वो तो मोदी जी ने कहा ही है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, अब वो मोदी जी का फोटो लेकर के घर में रोज आरती उतारता होगा। ये मीडिया का जो चरित्र है, गोदी मीडिया के एंकरों की जो हालत है, आप उनसे ये उम्मीद नहीं करते, और मैं बेकतई नहीं करता हूं। उनका दिमाग उस तरह का बन चुका है और इसीलिए वो वही सवाल पूछेंगे। लेकिन मैंने कहा ना कि अगर आपको हिंदू संस्कृति देखनी है तो आप पूछिए उन दलितों से, उन महिलाओं से कि क्या थी हिंदू संस्कृति। यहां तो वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवित चलता था। लेकिन ये जो राजनीति है, वो राजनीति निश्चित रूप से देश का नुकसान करे। कितना भी हो, हमारे आंतरिक मतभेद कैसे भी हो, और ये बहुत अच्छी बात है कि इस देश में तमाम विचारधाराओं के बावजूद अगर आज विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हुआ है, तो वो दिखाता है कि नहीं, भारत में बहुत कुछ अभी बाकी। ये भारत को जिस तरीके से तोड़ना चाहते हैं, वो भारत इतनी आसानी से टूटने वाला है नहीं। इसीलिए इनको 240 पे लाकर के खड़ा किया। और वो 79 सीटें अगर आप हटा लीजिए तो क्या हालत होती। लेकिन जो चल रहा है देश में, मुझे लगता है कि ये भी सुलगता हुआ देश है। यही शेख हसीना पर आरोप थे कि उन्होंने लोगों के वोटिंग राइट को बेमानी कर दिया। और जब आप किसी भी देश में लोगों के वोटिंग राइट को इस तरह से बेमानी करते हैं तो लोग क्या करेंगे? सड़क पे ही आ जाएंगे। जब वोट से कुछ नहीं हो रहा है तो सड़क पे ही आकर के देखा जाए। ये तो इन सरकार को भी समझना चाहिए ना कि हम कर क्या रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा ना कि ये बहुत चिंताजनक है। वो एक पड़ोसी देश है, लेकिन अब इनकी पूरी पॉलिटिक्स से देखिए, पड़ोसियों से नफरत की इन्होंने। अटल बिहारी वाजपेयी को छोड़ दीजिए, उनके लिए था कि पड़ोसियों से हमें रखना ही है संबंध। यहां तो कोई पड़ोसी वड़ोसी नहीं चलता। मोदी जी ने अपनी पहली शपथगढ़ में जरूर सबको बुलाया था। वो एक बार बिरयानी खाने भी चले गए थे बिना बुलाए जन्मदिन पे, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा नहीं हुआ। दरअसल भक्तों को भी तो रखना है, जो उनको रोज डोज दी जा रही है, तो उनको कैसा लगेगा मोदी जी अगर इस तरह करेंगे। लेकिन विदेश नीति के मामले में कोई भी सरकार हो, किसी भी तरह की आइडियोलॉजी हो, उसको संभल करके कदम उठाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये बेहद चिंताजनक है। और बावजूद इसके विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ है, फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से बहुत चिंताजनक है। जी बिल्कुल चिंताजनक है। प्रशांत टंडन जी क्या कहेंगे? बहुत सारी बातें हम